Hello guys, welcome to my YouTube channel Medifun. My name is डॉक्टर आदर्श पिराजी एंड स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे मेडिफन पे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एट्रियल फिब्रिलाइजेशन। ठीक है, ये सबसे कॉमनेस्ट एरिथमिया है। ठीक है। आज एट्रियल फिब्रिलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जो मेडिकल फील्ड से है उनको बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि हम आज एट्रियल फिब्रिलाइजेशन का ईसीजी, उसका ट्रीटमेंट, कॉज, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर्टियल फिब्रिलाइजेशन। आर्टियल फिब्रिलाइजेशन से पहले मैं बोलूँगा आपको ये समझना पड़ेगा कि एरिथमिया क्या होता है। इरेगुलर हार्ट रेट रिदम। ठीक है। हार्ट रेट और रिदम जो होता है इरेगुलर हो जाना, एबनॉर्मल हो जाने को एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है। और यही चीज़ ये जो आर्टियल फिब्रिलाइजेशन है ये एक कॉमनेस्ट एरिथमिया है। मतलब यहाँ पे भी हार्ट रेट और रिदम एबनॉर्मल और इरेगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या है, आर्टियल फिब्रिलाइजेशन इज एन इरेगुलर एंड ऑफ्टन वेरी रैपिड हार्ट रिदम। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट का जो रिदम जो है वो इरेगुलर हो जाता है और बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है इन द हार्ट। तो ब्लड क्लॉट जिसको नहीं पता, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ब्लड क्लॉट होता है क्या है। ये एक ब्लड वेसल है और यहाँ पे ब्लड जो है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म होके बैठा है। तो यहाँ पे जो ब्लड जमा होके एक सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से रिस्क बढ़ जाएगा स्ट्रोक होने का, हार्ट फेलियर होने का और हार्ट रिलेटेड बाकी अदर कॉम्प्लिकेशन होने का। ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि आर्टियल फिब्रिलाइजेशन में हार्ट का जो अपर चैम्बर होते हैं, ठीक है, क्या क्या है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है। तो ये जो है इरेगुलरली, क्योटिकली, ठीक है, बीट करने लगता है। तो ये था आर्टियल फिब्रिलाइजेशन के बारे में कुछ इंट्रो। हाँ, तो उसके बाद क्या क्या कॉज होता है आर्टियल फिब्रिलाइजेशन के, किस कारणों से आर्टियल फिब्रिलाइजेशन होता है, क्या क्या कॉज है। तो कॉमन कॉज क्या क्या होता है, माइटल स्टोनोसिस। मतलब क्या, जो माइट्रल वेल्व जो है वो नैरो हो जाना, इतना पतला हो जाना कि मतलब ब्लड फ्लो होने में दिक्कत हो। ठीक है। तो माइटल स्टोनोसिस हो जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है, जब थायराइड हार्मोन जो है बॉडी में एक्सेस हो जाने को थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या है, ये इसका लिए मैंने एक अलग वीडियो बना के रखा है। तो इसके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो प्लीज़ जाके वहाँ से चेक कर लेना। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने बोला है, तो जाके वहाँ से पढ़ लेना कि आपको इजी हो और अच्छे से आप समझ पाओ। ठीक है। फिर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ कॉज थे आर्टियल फिब्रिलाइजेशन के। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर। अभी क्लिनिकल फीचर में दो चीज़ है, सिम्टम्स और साइन। सिम्टम्स क्या होता है, जो पेशेंट को जो दिक्कत होता है, तो पेशेंट जो लेके आएगा एक डॉक्टर के पास, वो होता है सिम्टम्स, क्या क्या पेशेंट लेके आया। और साइन क्या है, हम जब पेशेंट को चेक करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा। ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या होता है कि पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन मतलब क्या होता है कि हार्ट बीट जो होता है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है। दिल का धड़कन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैल्पिटेशन। फिर दूसरा है ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो जाता है। फिर स्ट्रेस हो जाता है, ज़्यादा टेंशन, फैटिग, ये कुछ सिम्टम्स है। उसके बाद आते हैं साइन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइन एंड सिम्टम रिटन, वाइवा, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो साइन में है पल्स। जब हम उसका पल्स देखेंगे पेशेंट का, तो हमको क्या मिलेगा, इरेगुलरली इरेगुलर पल्स मिलेगा, मतलब पल्स इरेगुलर रहेगा। ठीक है। जब हम ब्लड प्रेशर देखेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हाइपरटेंशन खुद ही एक कॉज था आर्टियल फिब्रिलाइजेशन का। फिर होता है ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट। जब हम चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या क्या करते हैं
इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन करते हैं। ये 4 चीज़ करते हैं। और ऑस्कल्टेट हम कैसे करते हैं? स्टेथो लेके करते हैं। तो जब हम करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, तो क्या मिलेगा? इरेगुलर हार्ट बीट मिलेगा। ठीक है, तो ये था क्लिनिकल फीचर। अभी नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। अब आर्टियल फिब्रिलाइजेशन के केस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे आप? सबसे पहले ईसीजी करेंगे। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो मैं अभी जो बोलने वाला हूँ ईसीजी का, जो ये मैं फाइंडिंग बोलने वाला हूँ, ये अच्छे से सुन लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड जो होगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईसीजी। ठीक है, तो आपको रिलेट कर पाओगे मैं क्या, अभी मैंने क्या बोला, वहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ईसीजी में हमको क्या मिलेगा? पी वेव इज एब्सेंट, पी वेव में बी रिप्लेस्ड बाय फिब्रिलरी एफ वेव। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। फिर सेकेंड, रिदम। रिदम क्या होगा? इरेगुलरली इरेगुलर होगा। आर आर इंटरवल इज इरेगुलरली इरेगुलर। ठीक है, तो ये है ईसीजी फाइंडिंग। और दूसरा है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। अब ये जो ईसीजी है ये आपने देख लिया। पहला क्या बोला? पी वेव इज एब्सेंट। दूसरा क्या है कि आर आर इंटरवल इज इरेगुलरली इरेगुलर, जो कि रिदम इरेगुलरली इरेगुलर हो जाता है। सो अभी हम आगे ईसीजी के स्लाइड पे। तो ये है आर्टियल फिब्रिलाइजेशन का ईसीजी। ठीक है, तो ये ईसीजी समझने से पहले आप कुछ ये समझ लो। आप यहाँ पे ये स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे देखो, इसको ये फिगर देख लेना। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं, ये ग्राफ को बोलते हैं पी। ये जो उठा हुआ है इसको बोलते हैं पी। ये जो नीचे आता है इसको बोलते हैं क्यू। ये जो ऊपर जा रहा है ये टॉप पे, इसको बोलते हैं आर। ये जो फिर नीचे आया इसको बोलते हैं एस। और यहाँ से जो ऊपर उठा इसको बोलते हैं टी। ठीक है, तो ये पी से लेके आर का बीच को हम क्या बोलेंगे? पी आर इंटरवल। ठीक है, उसके बाद ये क्यू, ऊपर आर और नीचे एस, तो क्या हो गया? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्यू आर एस। उसके बाद एस और टी को हम क्या बोलते हैं? एस टी सेगमेंट बोलते हैं। और ये क्यू से लेके टी को क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक था। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ईसीजी के बारे में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लंबा हो जाएगा। सो आपको समझ आने के लिए कुछ मैं बेसिक बता दिया आपको, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आर्टियल फिब्रिलाइजेशन का ईसीजी कैसे समझना है, आपको कैसे डायग्नोस कर पाओगे। आपको किसी ने ईसीजी दे दिया, आप कैसे डायग्नोस करोगे कि ये आर्टियल फिब्रिलाइजेशन है कि नहीं। तो आपने ये ग्राफ देख लिया। ठीक है, पी किसको बोलते हैं? ये जो पहले जो आता है सबसे पहले एक ग्राफ में पी ही आता है, फिर क्यू, फिर ऊपर गया आर एस टी। ठीक है, तो इतना कुछ होता है। तो यहाँ पे ईसीजी फाइंडिंग में हमको क्या मिला था? पी वेव इज एब्सेंट बोला था। मतलब क्या कि ये पी वेव जो यहाँ पे दिख रहा है फिगर, ये इसमें पी वेव होगा ही नहीं आर्टियल फिब्रिलाइजेशन के केस में। तो यहाँ पे देखो, कोई भी यहाँ पे पी वेव नहीं है, पी वेव नहीं है, पी वेव नहीं है। ये जो उठा हुआ है इसको पी वेव मत मानना, क्योंकि ये देखो पी वेव ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी वेव नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मतलब इस पे पी वेव एब्सेंट है। ठीक है, दूसरा क्या था कि रिदम जो था इरेगुलरली इरेगुलर था। इसका मतलब आर आर इंटरवल जो था वो इरेगुलरली इरेगुलर था। अब आर क्या है? ये देखो, यहाँ से जो ऊपर उठा है ऊपर, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईसीजी पे देखो, यहाँ पे ये जो ऊपर उठा है ये आर है। तो आर और आर ये दोनों के बीच का जो इंटरवल है ये इरेगुलर है, ये बताना चाह रहा है। इरेगुलर कैसे हम चेक कर लेते हैं? ये देखो, ये आर और आर के बीच में कितने बॉक्स है? 1 2 और 3 दिख रहा होगा आपको क्लियरली स्क्रीन पे। दूसरा भी देखते हैं, 1 2 3। मतलब हर जगह आपको आर आर में 3 3 ही होना चाहिए रेगुलर होने के लिए, मगर इरेगुलर है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, फिर देखो 1 2 3 4 5, ये रेगुलर हो गया। फिर यहाँ पे देखो 1 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब ऐसे करके इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं है। तो मतलब आर आर इंटरवल जो था वो इरेगुलर है। तो इससे हमको पता चलता है कि आर्टियल फिब्रिलाइजेशन में रिदम जो है वो इरेगुलरली इरेगुलर होता है। तो इससे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि ये ईसीजी आर्टियल फिब्रिलाइजेशन का है कि नहीं। ठीक है, तो ये था ईसीजी के बारे में। अभी आपको मैं कुछ
क्वेश्चंस बता देता हूँ कि ईसीजी रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ईसीजी का होगा, ईसीजी का पिक्चर होगा, आपने डायग्नोस कर लिया कि आर्टरियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या कैसे तुमको पता चला, क्या फाइंडिंग तुमको मिले। तो ईसीजी का फाइंडिंग आप बोल देना पी वेव इज एब्सेंट रिप्लेस बाय फिब्रिलेटरी एफ वेव, आर इंटरवल इज वेरिएबल व इरेगुलर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कॉज थे, कॉज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, पहले ही। इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, हाइपरटेंशन होता है, माइटल स्टेनोसिस होता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज होता है, ड्रग इंड्यूस्ड होता है, लोन आर्टियल फिब्रिलेशन होता है। ये कुछ कॉज है आर्टियल फिब्रिलेशन के। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेलियर, एम्बोलिक फेनोमेनन जैसे स्ट्रोक, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन हम थोड़ा सामने भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आर्टियल फिब्रिलेशन से कुछ ईसीजी रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आते हैं ट्रीटमेंट। आपको प्रॉब्लम क्या था? एक आर्टियल फिब्रिलेशन का पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था? उसका हार्ट रेट, रिदम इरेगुलर था। तो हमको इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले हार्ट रेट कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट बाय बीटा ब्लॉकर, डाइगोक्सिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, जैसे वेरापैमिल, डिल्टियाजिम, ठीक है। फिर हम रिदम कंट्रोल करेंगे। रिदम कैसे कंट्रोल करेंगे? इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्सन इज इनिशियली सक्सेसफुल। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्सन शुरू में देते हैं और हम रिपीट करेंगे। यदि रीअकरेंस हुआ तो हम फिर से देंगे इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्सन। और इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर और एमियोडेरोन जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग है ये भी देते हैं प्रिवेंट करने के लिए रीअकरेंस, ठीक है। तो ये था टू कंट्रोल द रिदम। अब प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रिवेंट करने कैसे करेंगे? वारफेरिन देंगे। आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि आर्टियल फिब्रिलेशन पेशेंट को एक रिस्क होता है स्ट्रोक होने का। तो यदि रिस्क है पेशेंट में कि आपको दिख रहा है कि इसको चांस है स्ट्रोक होने का, तो हम क्या देंगे? हम क्योंकि स्ट्रोक के बाद थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है तो हम क्या देंगे? वारफेरिन देंगे। वारफेरिन इज इंडिकेटेड हु आर एट रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। और एस्पिरिन भी देते हैं, मगर ये जो है इतना वारफेरिन जैसा रिड्यूस नहीं कर पाता है। हाँ, कुछ हद तक कर देता है मगर उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। एस्पिरिन रिड्यूस स्ट्रोक इन 1/5 केसेस, ठीक है। तो अभी ये था ट्रीटमेंट। सो अभी नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्टरियल फिब्रिलेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। सिस्टेमिक कहाँ से होगा? फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम से, क्योंकि दोनों अपर चैम्बर इन्वॉल्व होता था। आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही डिफिनेशन में मैंने बता दिया। सो सिस्टेमिक कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम एंड पल्मोनरी फ्रॉम राइट आर्ट्रियम। और दूसरा चांस क्या होता था? हार्ट फेलियर एंड अदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन था। तो हमारा जो आर्टरियल फिब्रिलेशन का जो टॉपिक है वो यहीं तक था और यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे वीडियो और भी बनाएं और आपको और भी एजुकेट करेंगे, आपको और भी सिखाएं कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, क्या क्या कैसे इसको ठीक करना है, ठीक है। इसके मतलब कोई भी डिजीज़ के बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊं। सो आपके एक लाइक से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और भी करो और भी मेहनत करो। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आपने यहाँ तक देखा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मैंने पहले ही बोल दिया ये सब कर लेना। और यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, ठीक है।